Hello students, YouTube channel Maths Era and Civil Engineering by आर पी व्यास से मैं आर पी व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल इंजीनियरिंग के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको आरसीसी में कॉलम डिज़ाइन के बारे में समझना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि कॉलम जो कि कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं इनकी डिज़ाइन में क्या क्या बातें हमको करनी होती हैं और इसमें क्या क्या टर्म्स काम में आती है। थोड़ा सा शॉर्ट इसके अंदर आपका थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। डिज़ाइन का सवाल नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया जो होता है उसके बारे में देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली जो बात है कॉलम के अंदर वो होती है इफ़ेक्टिव लेंथ की, कि कॉलम की जो इफ़ेक्टिव लेंथ होती है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रभावी लंबाई। उससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे इफेक्ट लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट्स। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसको अपन इफेक्टिव लेंथ कॉलम की कहते हैं। एक टर्म यूज़ की जाएगी एल, स्मॉल एल। इसका मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ ए कॉलम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल लेंथ? कॉलम के जो दो एंड्स होते हैं नेचुरली वहाँ पे कनेक्शंस होंगे, जहाँ पे कॉलम जुड़े होते हैं उनके सिरों के ऊपर। उन कनेक्शंस की कोई सीजी होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो दो एंड्स है कॉलम के, जहाँ ये कनेक्टेड होते हैं किसी उचित माध्यम से, उनकी जो सीजीज होती हैं, गुरुत्व केंद्र जो होते हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको अपन कहते हैं एक्चुअल लेंथ। एक्चुअली ये लेंथ आपको विजिबल होती है, जो दिखती है वो होती है एक्चुअल लेंथ। लिखा मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सीजीज ऑफ एंड कनेक्शंस, यानी कि जो स्तंभ है उनके सिरा संधियों के बीच की क्लियर डिस्टेंस है, उसको अपन कहते हैं एक्चुअल लेंथ। और अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है और जो एक्चुअल लेंथ है, इनके बीच में कोई संबंध होता है ना, कोई रिलेशन होता है, उसके बारे में बात करूँगा। ये डिपेंड करता है कि जो दो एंड्स हैं कॉलम के वो किस प्रकार के हैं। वो उसमें से हिंज्ड है, फिक्स्ड है, फ्री है। तो देखिए, सबसे पहला जो केस है, जब कहा जाए कि बोथ एंड्स हिंज्ड, यानी कॉलम के जो दोनों सिरे जो वो किलित है या कब्जेदार हैं, तो उस केस में हम इफेक्टिव लेंथ को एक्चुअल लेंथ के बराबर लेंगे। जो एक्चुअल लेंथ दे रखी है वही उसकी इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। दूसरा केस होता है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। मैंने स्टार लगाया, अभी समझाऊंगा हिंज का मतलब क्या होता है, फिक्स का मतलब क्या होता है। दूसरा केस है बोथ एंड्स फिक्स्ड, यानी उसके दोनों सिरे फिक्स्ड हों। उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ की 0.65 टाइम्स होती है, यानी कि एक्चुअल लेंथ को 0.65 से गुणा कर दो, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तीसरा केस है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। तो उस केस में क्या होगा, जो होती है इफेक्ट लेंथ वो होती है 0.80 इंटू एक्चुअल लेंथ। चौथा केस है वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। जैसे नीचे का सिरा फिक्स, ऊपर का बिल्कुल फ्री है। जैसे बिजली के खंभे होते हैं, पोल्स होते हैं ना, उसमें ऊपर कोई सिरा जो होता है वो कहीं फिक्स नहीं होता है, ना कोई हिंज्ड होता है, फ्री होता है बिल्कुल, एज ए कैंटिलीवर। तो उस केस में जो इफेक्ट लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ की ट्वाइस ली जाती है। अब मैंने इसका मतलब समझाया हिंज का और फिक्स का। तो देखिए, पहले फिक्स का मतलब समझ लें, यानी ऐसा एंड जो ना तो उसमें कोई लीनियर मोशन पॉसिबल हो और ना एंगुलर मोशन पॉसिबल हो, उसको अपन कहते हैं फिक्स्ड। यानी देखिए, इसमें लिखा हुआ है रेस्ट्रेंट इन पोजीशन एज वेल एज इन डायरेक्शन, यानी वो जो एंड है वो पोजीशन यानी कि जो स्थिति है उसमें भी फिक्स्ड है, और डायरेक्शन यानी कि जो दिशा है उसमें फिक्स है। यानी ना तो उसको घुमाया जा सकता है, यानी ना तो उसको रोटेट किया जा सकता है, ना उसको वहाँ से खिसकाया जा सकता है, यानी कि ना उसको विस्थापित किया जा सकता है, ना उसको रोटेट किया जा सकता है। उसको अपन कहते हैं फिक्स्ड एंड। तो कई बार तो ये सीधी लैंग्वेज बोल देते हैं कि फिक्स्ड है, कई बार सीधा नहीं बोलते क्वेश्चन में। अब वो कहा जाएगा कि वन एंड फिक्स्ड एंड ऐसे कहा जाएगा कि रेस्टेंट इन पोजिशन एज वेल एज इन डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया फिक्स्ड। अब हो गया हिंज्ड। हिंज का मतलब क्या होता है, जो अपनी जगह पे घूम तो सकता है लेकिन हट नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे, रेस्ट्रेंट इन पोजीशन, यानी कि वो स्थिति से अवरुद्ध है, रेस्ट्रेंट है, लेकिन नॉट इन डायरेक्शन, दिशा से नहीं, उसको कहते हैं अपन हिंज्ड एंड। अब मान लीजिए एक सिरा तो इसका हिंज्ड है, एक सिरा इसका फिक्स्ड है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे वन एंड इज फिक्स्ड
in position as well as in direction, and other end is fixed in position but not in direction. तो लैंग्वेज को पढ़कर आपको पता पड़ना चाहिए कि वो फिक्स्ड है या हिंज्ड है। और अगला जो केस इसमें फ्री एंड, तो फ्री एंड होता है वो भाई बिल्कुल, इसमें क्या लिखा है, रेस्ट्रेंड नाइदर इन पोजीशन नॉर इन डायरेक्शन, ना तो वो स्थिति से रेस्ट्रेंड है ना डायरेक्शन से, यानी कि वो स्वतंत्र है किसी भी दिशा में घूमने के लिए अथवा अपनी जगह से हटने के लिए भी होता है, कोई तरह की उसमें रेस्ट्रिक्शन होती ही नहीं है। तो ये आपको मैंने जो समझाया पहला पॉइंट वो समझाया मैंने आपको कि भाई इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, एक्चुअल लेंथ क्या होती है, इनका आपस का संबंध क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर है इस चैप्टर में कॉलम्स के अंदर, वो उसको कहेंगे स्मॉल बी। इसका मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, न्यूनतम पार्श्विक माप। तो देखिए ये क्या होती है इसको आप समझ लें। देखिए कॉलम नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, यानी कि वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार। वर्गाकार स्तंभ जो होता है यानी कि जो स्क्वायर कॉलम होता है उसमें जो उसकी साइड होती है वही उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है। रेक्टेंगुलर कॉलम जो होता है आयताकार, उसमें एक साइड बड़ी होती है एक साइड छोटी होती है। तो जो छोटी साइड होती है स्मॉलर साइड इज कॉल्ड एज लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और जो सर्कुलर कॉलम होता है उसमें तो एक ही डायमेंशन होता है उसका डायमीटर, तो डायमीटर ही लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। और एक बात बता दूं, ये जो कॉलम की जो एक्चुअल लेंथ है वो कभी भी उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 60 गुने से ज़्यादा नहीं ली जाती है। ये कोड के प्रोविजन है जो आपको थोड़ा याद रखने, कभी जरूरत पड़े इसको तो ध्यान रहेगा। एक्चुअल लेंथ इज नॉट मोर देन 60 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब जो आगे मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ, एक टर्म आती है कैपिटल डी। इसका मतलब क्या, लॉन्गर लेटरल डायमेंशन। देखिए स्मॉल बी का मतलब था लीस्ट लेटरल डायमेंशन और कैपिटल डी का मतलब है लॉन्गर लेटरल डायमेंशन। क्या मतलब इसका, देखिए जैसे स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में तो जो लीस्ट है वही लॉन्गर भी है, उसकी जो साइड होती है ना वो लीस्ट भी है और बड़ी से बड़ी भी वही है, छोटी छोटी भी वही है, कोई तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसमें जो दो आपको साइड देते हैं रेक्टेंगल की, जैसे मान लीजिए 600 mm बाई 400 mm, तो जो 400 mm है वो तो हो गया लीस्ट लेटरल डायमेंशन स्मॉल बी, और जो बड़ी है वो 600 mm वो हो गई कौन सी, लॉन्गर लेटरल डायमेंशन। तो इसमें लिखा हुआ है लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम वो ली जाती है डी। लेकिन अगर कॉलम सर्कुलर है तो सर्कुलर कॉलम में भी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वही इसका लॉन्गर लेटरल डायमेंशन कहलाएगा, क्योंकि डायमीटर होता है ना इसके अंदर। तो क्या आपने सीखा कि स्क्वायर कॉलम हो चाहे सर्कुलर हो, इन दोनों के अंदर वही लीस्ट होता है और वही लॉन्गर होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि जो बड़ा साइड वो लॉन्गर और छोटा साइड वो लीस्ट, ध्यान रखें। उसके बाद कुछ बातें और आपको समझनी ज़रूरी है कि इफेक्टिव लेंथ कॉलम की, और उसमें अगर मैं लॉन्गर लेटरल डायमेंशन का भाग लगा दूं, इफेक्टिव लेंथ में लॉन्गर लेटरल डायमेंशन का, और वो रेशियो 3 या 3 से छोटा हो, 3 या 3 से छोटा हो, उसको हम कॉलम ना कहेंगे, कहेंगे पेडेस्टल। एक विशेष नाम है पेडेस्टल। तो पेडेस्टल इज दैट कंप्रेशन मेंबर इन विच द रेशियो एल अपॉन डी, डी मीन्स लॉन्गर लेटरल डायमेंशन, इज लेस देन और इक्वल टू 3। अगला, अगर कोई कॉलम है वो कॉलम कैसे होंगे, या तो शॉर्ट कॉलम या लॉन्ग कॉलम। तो जो शॉर्ट कॉलम है उसके लिए है कि चाहे एल ई बाई डी हो चाहे एल ई बाई बी हो, यानी कि इफेक्टिव लेंथ अपॉन लॉन्गर लेटरल डायमेंशन की वैल्यू हो या इफेक्टिव लेंथ अपॉन शॉर्टर या लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो बात चल रही हो, दोनों ही जो रेशियोज हैं वो 3 से तो बड़े होने चाहिए और 12 से छोटे होने चाहिए, यानी 3 से ज़्यादा और 12 से कम जब होता है रेशियो, कौन सा, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट या लॉन्गर लेटरल डायमेंशन, तो उसको कहेंगे अपन शॉर्ट कॉलम। और लॉन्ग कॉलम किसे कहेंगे, अगर यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के अंदर भाग लगाएं
किसका, लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी कि स्मॉल बी का, तो वो वैल्यू जो है 12 या 12 से बड़ी। ध्यान दीजिएगा, अगर 12 भी है तो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। शॉर्ट में 12 से छोटा ही होता है और लॉन्ग कॉलम में 12 या 12 से बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको समझाया। ये जो दूसरा पॉइंट था, पहला पॉइंट तो बताया ना मैंने, वो इफेक्टिव लेंथ है, एक्चुअल लेंथ के बारे में था। दूसरा पॉइंट था लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बारे में, और कब कब इसको कॉलम को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, पेडेस्टल है या कॉलम है। कॉलम है तो कब वो लॉन्ग कॉलम है, कब वो शॉर्ट कॉलम है। अब पेडेस्टल हो चाहे लॉन्ग कॉलम हो चाहे शॉर्ट कॉलम हो, कहा जाएगा वो कंप्रेशन मेंबर। यानी कि कंप्रेशन मेंबर दो प्रकार का हो गया, पेडेस्टल या कॉलम। कॉलम में लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम। नो, जो तीसरी बात आपको समझनी है इसके अंदर, वो है लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रबलन कहते हैं इसको हिंदी में, लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट। देखिए, ये कॉलम की जो ऊंचाई होती है, कॉलम की जो हेड होती है, उसमें उसके पैरेलल लगाते हैं। और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट है, ये लोहे के सरिये होते हैं, जो इनके नाम के बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। तो ये क्या करते हैं कि जो कॉलम पे लोड आता है कंप्रेशन का, उसका एक पार्ट ये भी वहन करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी कारण से कॉलम में कुछ बकलिंग हो जाए, कॉलम कुछ मुड़ जाए, हालांकि शॉर्ट कॉलम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग कॉलम में पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो कॉलम जब बकल होता है, मुड़ता है, तो उसमें टेंशन क्रिएट होती है बेंडिंग के कारण। तो उस टेंशन का जो असर है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सरिये काम आते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कॉलम के अंदर लोहे के जो सरिये होते हैं वो कंप्रेसिव लोड भी लेते हैं कंक्रीट की तरह, ये बात पक्की है। तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, इसके बारे में कोड क्या कहता है कि इसका जो एरिया है स्टील का, रीइंफोर्समेंट यानी स्टील, जो AG है यानी कि ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम है, उसके 0.8% से कम नहीं होना चाहिए। यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, इसको हम कई बार ASC भी कहते हैं, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन should not be less than 0.8% of gross area, and also it should not be more than 6% of AG। AG का मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। 0.8% से कम नहीं होना चाहिए, हम नॉर्मली इसको 1% ले लिया करते हैं। दूसरा जो इसी पॉइंट, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तो उसका जो पहला जो बिंदु मैंने बताया कि एरिया कितना होना चाहिए। दूसरा डायमीटर, ये जो लॉन्जिट्यूडनल बार्स होती हैं उनका डायमीटर 12 mm से कम कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नॉट लेस देन 12 mm। यानी कि लॉन्जिट्यूडनल जो लगाते हैं बार्स यानी कि रीइंफोर्समेंट, उसका डायमीटर कभी आप 8, 6 या 10 ना ले लें, न्यूनतम है 12, इससे कम कभी नहीं होगा। मिनिमम 12 है, बाकी तो 14, 16, 18 जो भी हो अवेलेबल उसके हिसाब से ले लेते हैं। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग बार्स। कॉलम के अंदर ये जो लोहे के सरिये लगाते हैं ना, लॉन्जिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, उसकी संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर। तो आप ध्यान रखें, अगर स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, तो उसके अंदर आपको 4 से कम नहीं लगाना है, नॉट लेस देन 4। लेकिन अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है तो उसके अंदर आपको मिनिमम 6 लगाने पड़ेंगे। जैसे देखिएगा, ये स्क्वायर कॉलम है या ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो इसमें तो ये 4 कोने हैं ना, यहाँ पे आप लगा दें बस, ये 4 लगा दिए। ये बात कर रहा हूँ मिनिमम की, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही लगाएंगे। अरे ज़रूरत पड़ेगी तो 4 से ज़्यादा 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं किसी भी हालत में। अगर 4 से कम की ज़रूरत पड़ती है तो भी आपको 4 तो लगाना ही लगाना है, ये पक्की बात है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। और सर्कुलर कॉलम में तो मिनिमम 6, सर्कुलर कॉलम में 6 से कम नहीं होगी। अगर मान लीजिए कॉलम ऐसा है, मान लीजिए जो कॉलम है वो सर्कुलर है, इस प्रकार का है, तो ये जो बार्स लगाते हैं रीइंफोर्सिंग बार, ये कम से कम 6 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, इससे कम ये नहीं होंगी डेफिनेटली, इस बात को ध्यान रखें। तो ये बात हो गई इसके अंदर। अब देखिएगा अगला पॉइंट,
स्पेसिंग ब्रैकेट लिखा मैंने क्लियर, यानी कि क्लियर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडनल बार्स अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो जैसे मान लीजिए ये आपने कोई कॉलम लिया और यहाँ मान लीजिए आपने इस प्रकार से ये 6 बार्स लगाई मान लो, तो ये जो 2 बार्स लगे ना पहले दूसरे, इनके बीच की जो क्लियर जो डिस्टेंस है, क्लियर यानी बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाले, या इधर देखिए अगर, तो ये वाली डिस्टेंस क्लियर है, ये वाले अलोंग द पेरीफेरी, यानी कि अगर हम चलें इसके बाहर की तरफ, बाहर की जो किनारियाँ नहीं है पेरीफेरी, उसके अलोंग चलाएं, तो ये जो क्लियर स्पेसिंग है 2 बार्स के बीच की क्लियर दूरी, ये सेंटर टू सेंटर नहीं कह रहा हूँ मैं, क्लियर कह रहा हूँ, ये दूरी जो है ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी नहीं होनी चाहिए और वो भी नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो 2 डिस्टेंस दिख रही है आपको, इनमें से कोई भी डिस्टेंस 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये बड़ी वाली 300 से ज़्यादा नहीं है तो छोटे वाले तो उससे होने का सवाल ही पता नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल बार्स अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द कॉलम शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो ये बात मैंने आपको समझाई, इसके आगे देखिएगा। फिर बात आती है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट जो है वो नॉर्मली लगाया जाता है 2 तरह से। अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो लेटरल टाइस, और अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसमें हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी लगाया जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर लेटरल टाइस की, पार्श्विक कड़ियाँ कहते हैं इसको हिंदी में। तो इसका उपयोग क्या, पहले तो लेटरल टाइस जो होती है इसका काम क्या है। तो इसका काम जो है मुख्य रूप से, जो आपने ये लॉन्जिट्यूडनल बार्स लगाए ना, इनको अपनी जगह पे संभाले रखना। अगर आप इन लॉन्जिट्यूडनल बार्स को अपनी जगह पे रख नहीं पाएंगे तो फिर ये लोड कैसे लेंगे। या ना आप ये कह सकते हैं कि जो मेन रीइंफोर्सिंग बार हैं उनको लोड लेने के लिए सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, ये काम आता है लेटरल टाइस का। तो लेटरल टाइस ध्यान दीजिएगा, ये लोड नहीं लेती हैं, ये नॉन लोड बेरिंग, मतलब नॉन लोड कैरिंग जो चीज़ें होती हैं ये लोड कैरी नहीं करती है, लोड को बिल्कुल वहन नहीं करती, लेकिन मेन जो बार्स है उनको लोड लेने के लिए कैपेबल बनाती हैं, तब इसका नाम है लेटरल टाइस। अब इनका जो डायमीटर है टाइस का, ये भी छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि पतले तार होते हैं। इनका जो फाई का मतलब डाया, टी यानी कि टाइस, तो इनका जो डायमीटर होता है उसके लिए कोड के जो प्रोविजंस हैं 5/4 से कम नहीं होना चाहिए। जो मेन जो रीइंफोर्सिंग बार है उसका चौथाई, जैसे मान लीजिए रीइंफोर्सिंग बार जो है 16 mm की है, तो 16 का 4 का भाग लगाया 16 में, तो 4 आया, 4 4 16, तो 4 mm से कम नहीं होनी चाहिए। एक साथ में और बात भी कह दी है कि किसी भी कंडीशन में 5 mm से कम भी नहीं होनी चाहिए, ये भी रूल इसका, शुड नॉट बी लेस देन 5 mm, विच एवर इज मोर, जो भी इनमें से ज़्यादा हो उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है पिच के बारे में। पिच का मतलब होता है कि ये जो आपने लेटरल टाइज लगाए हैं ना, इसके लिए इनकी दूरी कितनी होगी। जैसे बात ऐसे देखिए आप, मान लीजिए हम आपको एक फिगर बना के बताते हैं। जैसे ये तो आपका प्लान है कॉलम का, और ये 4 सरिये लगा दिए हमने, और ये इसका हो गया एलिवेशन। यहाँ अगर सेक्शनल व्यू बनाया तो आपको सरिये नज़र आएंगे पूरा, आपको ये भी नज़र आएगा आपको। और ये जो आपने लगाई है लेटरल टाइज, ये गलत, ये वाली, ये लेटरल टाइज। आप ये जो सरिये ना चारों, इनको अच्छी तरह से बांध दोगे चारों ओर से, इस प्रकार से ऐसे बांध दोगे, तो ये आपको एलिवेशन में से सीधी लाइन नज़र आएगी। ये कहलाते हैं लेटरल टाइज। और इनके बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसको मैं पिच कह रहा हूँ। दिस इज पिच, यानी एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, कॉलम के हेड में लगाते हैं किसी उचित स्थान, उचित दूरी पर, उसको हम पिच कहते हैं। तो ये जो पिच है वो जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। उसके अलावा जो मेन रीइंफोर्सिंग बार्स है उसका जो डायमीटर है 5, उसके 16 होने से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और
साथ ही साथ किसी भी हालत में 300 mm से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 300 mm। यानी कि इन तीनों में से जो सबसे कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए बी है 250 mm, ये 16 फाइव निकाला, मान लीजिए 12 से गुणा करो, इसको 12 भी ले लें तो 12×72 असल की 7 12×19 119 192 mm है। तो ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ये मान लीजिए आपने बी को क्या माना था अभी हमने, सपोज 250 माना, ना तो 250 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 192 से ज़्यादा होना चाहिए, और ना 300 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें सबसे कम क्या हुआ, 192, यानी कि 192 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में हम 190 ले लेंगे, 180 ले लेंगे, जो भी होगा। मतलब कहने का ये जो तीन नाप दिख रहे हैं आपको, बी 16×5, 5 मतलब मेन रीइंफोर्सिंग बार का डायमीटर या 300 mm, इन तीनों में से जो कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज लेस। इसके बाद नंबर 5 पे आता है कवर। कवर का मतलब होता है कि आपने जैसे ये आप कॉलम देख रहे हैं और ये रीइंफोर्सिंग बार है इस तरह की, तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है वाली, ये कहलाती है कवर। क्लियर कवर कह दो या सिंपली कवर कह दो, ये सारे जो हैं ये कवर्स हैं। तो इसके लिए भी कोड ने प्रोविजन कहा है। ये जो कवर है ये 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 मतलब मेन रीइंफोर्सिंग बार जो है ना उसके डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 40 mm से भी कम नहीं होना चाहिए, विच एवर इज मोर। यानी इन दोनों नापों में से जो बड़ा है उससे छोटा नहीं हो। जैसे मान लीजिए बार का डायमीटर है 20 mm, तो 20 से भी कम नहीं हो और 40 से भी कम नहीं हो, पर 40 बड़ा है ना, इसका मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि बार का डायमीटर ज़्यादा, लेकिन कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केसेस में कोई बहुत बड़ा सरिया ले लिया, ज़्यादा रोड के केस में मान लो 50 mm का सरिया ले लिया, 50 mm का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ले लिया मान लीजिए, उस केस में फिर जो कवर होगा वो 50 से कम नहीं होगा, क्योंकि कहा ना कि ना तो 5 से कम होगा ना 40 से। अगर 5 खुद 50 हो जाए तो 50 से भी कम नहीं होगा और 40 से भी कम नहीं होगा, यानी कि इस बार 50 से कम नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा है वो 50 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, होता ये है कि 40 ही ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा है उससे कम नहीं होना चाहिए। लिखा ना मैंने, शुड नॉट बी लेस देन 5 और शुड नॉट बी लेस देन 40 mm, विच एवर इज मोर। इन दोनों में से जो बड़ा हो उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये कवर की बात है। ये कवर किसकी बात थी, मेन रीइंफोर्समेंट की। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की, यानी जो लेटर टाइल लगे ना आप उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए ये है कि कवर जो होता है वो ना तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है 5 मतलब डायमीटर टी यानी कि ट्रांस, उससे भी कम नहीं होना चाहिए, और 15 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों में से जो बड़ा है उससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ कुछ बात लिखी है जो कोड में लिखी हुई है कि कवर में बी इंक्रीज्ड बाय 15 to 50 mm इफ कंक्रीट इज एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स, एसिड वेपर, सलाइन एटमॉस्फेयर, सल्फ्यूरस स्मोक एटसेट्रा। ये जो बातें मैंने बताई है, अगर कंक्रीट इससे एक्सपोज्ड हो, ये वातावरण बन रहा हो, तो ये जो कवर आपने ऊपर हमने जो बताया, जो लिमिट बताई कवर की, उसको आप 15 से 50 mm बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहिए, वरना दिक्कत आएगी। सेफ्टी के लिए कह रहे हैं कि 15 से लेके 50 mm तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसमें कवर में बी इंक्रीज्ड बाय 40 mm इफ कॉलम इज इमर्स्ड इन सी वाटर। अगर कॉलम जो है समुद्र के पानी में डूबा हुआ है तो फिर आपको 40 mm तक इसको बढ़ा सकते हैं, जो डायमेंशन आपको मैंने बताई ऊपर। अगला केस, इन अबाउट 2 केसेस, ये 2 केस मैंने जो बताया अभी आपको, इनके अंदर द इंक्रीज में बी डिक्रीज बाई 50%। यानी अगर आप 40 mm बढ़ाना पड़े तो उसको 40 जगह 20 कर सकते हो, आधा कर सकते हो। या वहाँ आपने मान लीजिए 50 लिया तो 25 कर सकते हो, 20 लिया तो 10 कर सकते हो, 30 लिया तो 15 कर सकते हो, यानी कि जो आपने बढ़ाना था ना उसका आधा कर सकते हो, यानी कि 50% कम कर सकते हो। कब, अगर ये लिखा हुआ है M25 या उससे ज़्यादा ग्रेड की कंक्रीट आपने काम में ली हो तो, यानी M25, M30, M35, M40,
यानी कि 25 या 25 से ज़्यादा एम लगाने के बाद एम। तो अगर आपने ऐसा कंक्रीट काम में लिया हो तो उस केस में भी आप जो ये अभी आपने जो बढ़ाया था ना इसके अंदर, उसको 50% कम कर सकते हो। और इसके बाद जो है छठा पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये जो मेरा वीडियो है ये कोई डिज़ाइन का सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये कोई मैं एनालिसिस का सवाल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको कॉलम्स के बारे में रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कॉलम में क्या क्या बातें होती है, जो कोड के अंदर प्रोविजन होते हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। छठा पॉइंट, मिनिमम एसेंसिटी, ई मिनिमम। मिनिमम एसेंसिटी यानी ई मिनिमम यानी कि न्यूनतम उत्केंद्रता। देखिए एक्सियली लोडेड कॉलम है तो उसके अंदर वैसे तो थ्योरेटिकली एसेंसिटी होती ही नहीं है। जैसे ये कॉलम है, मान लीजिए ये इसका 2 डायगोनल्स हैं, ये इसकी सीजी आ गई, तो लोड हमेशा यही लगा होगा, ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा होगा, यानी बिल्कुल इस पॉइंट से गुजरेगा। ये तो हुई आदर्श कंडीशन, आइडियल कंडीशन। लेकिन आइडियल कंडीशन कभी होती नहीं है। आप कितना भी ध्यान रख लें, मिनिमम कुछ न कुछ तो एसेंसिटी उसके अंदर आएगी आएगी, यानी लोड कभी 100% एक्सेल हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल जो कंडीशन होती है उसके बेस पे कह रहे हैं हम आपसे। तो जो कोड ने प्रोविजन रखा है कि भाई मिनिमम एसेंसिटी कुछ तो मान के चलना ही पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं है कॉलम के डिजाइन के अंदर, वो ये है, ये फॉर्मूला है ई मिनिमम निकालने का, यानी मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी निकालने का। क्या है ये? एल अपॉन 500। एल का मतलब कॉलम की एक्चुअल लेंथ, वास्तविक लंबाई, और बी क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एक्चुअल लेंथ जो है उसमें 500 का भाग लगाएंगे और लीस्ट लेटरल डायमेंशन में 30 का भाग लगाएंगे। ये जो जोड़ आती है इसको हम कहेंगे मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी, न्यूनतम उत्केंद्रता। अब ये जब आप निकालते हैं तो इसको ध्यान रखें, इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 20 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और 0.05 इंटू बी का मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो 0.05 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो और 20 से कम नहीं हो, ये पक्की बात है। यानी आपको मिनिमम 20 तो लेनी ही है, इससे कम तो कभी लेनी नहीं है, और 0.05 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। अगली बात, परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस यानी कि आपके जो स्ट्रेसेस लिए जाएंगे कॉलम के अंदर, अनुमत प्रतिबल, वो क्या होंगे? तो देखिए भाई, इसके अंदर कॉलम में कंक्रीट और स्टील 2 बातें होती हैं। तो कंक्रीट के अंदर आपको FCK यानी कि करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है वो क्या होती है, आपको पहले भी आप इसको समझ चुके हैं अच्छी तरह से। वो सेम जो बी में थी वो चीज़, जैसे मान लीजिए M20 कंक्रीट है तो 20 न्यूटन पर mm², M25 है तो 25 न्यूटन पर mm²। और स्टील के लिए उसका जो ग्रेड जो है FI हम निकालते हैं ना, उसको ग्रेड में तय करता है। अगर FE 250 है तो FI 250 न्यूटन पर mm²। अगर FE 415 ग्रेड की का स्टील है तो FI की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। और FE 500 ग्रेड का स्टील है तो FI = 500 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ये जो है परमिसिबल स्ट्रेसेस है, कंक्रीट में FCK और स्टील में FI। इसे मैंने कहा ना आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये कहलाता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ये डिपेंड करता है कंक्रीट के ग्रेड पर, ये डिपेंड करता है स्टील के ग्रेड पर। उसके बाद एक फॉर्मूला है कोलैप्स लोड, इसको PUZ कहेंगे, कोलैप्स लोड। तो एक ये जो फॉर्मूला दिया गया था पहले, उसमें ये है कि 0.45 FCK इंटू AC। FCK मैंने बताया अभी आपको ये वाला, AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस 0.75 FI इंटू ASC, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। AC एरिया ऑफ कंक्रीट, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, मेन 10% बाहर से होती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ई मिनिमम शुड नॉट बी मोर देन 0.05 बी। तो ये देखिएगा, इफ़ ई मिनिमम नॉट मोर देन 0.05 बी, ये जो आपने निकाला है लोड कैपेसिटी, इसको
हम डिक्रीज़ कर सकते हैं कितना 10%। ये कोड कहता है, हम नहीं कहते, ये कोड में लिखा हुआ है। ये जो कैपेसिटी है ना PUZ, इसको 10% डिक्रीज़ किया जा सकता है। यानी 10% डिक्रीज़ करने का मतलब जो थी वैल्यू उसका 90% लेंगे। यानी मैं इसको 0.9 से गुणा कर दूंगा। किसको? 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FI AC को 0.9 से गुणा करूँगा, क्योंकि 10% मैंने कम कर दिया है। तो 0.9 से जो गुणा करेंगे तो ये आ गया 0.9 इंटू ब्रैकेट में 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FI AC। अब जब मैं 0.9 से गुणा करूँगा तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद में 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI इंटू AC। ये आपको कोड में दे रखा है पेज नंबर 71 पर। देखिए मैं लिखा है यहाँ पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कोड में पेज 71 ये जो आपका क्लॉज है 39.3 मैं आपको दिखाता हूँ। पेज 71 और जो क्लॉज है वो है 39.3। ये देखिएगा, ये पेज 71 और क्लॉज 39.3। ये देखिएगा क्लॉज आ गया 39.3। यहाँ पे दिख रहा है वो 39.3। ये रहा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI इंटू ASC। लेकिन कंडीशन है when the minimum eccentricity as per 25.4 does not exceed 0.05 times the lateral dimension। यहाँ देखिए इसने lateral dimension लिखा है, यानी दोनों lateral dimension की बात कर रहा है ये, लीस्ट और जो बड़ा वाला है। लेकिन अगर लीस्ट से वो सर्टिफाई होता है तो बड़ा वाला तो अपना सर्टिफाई हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको कह दिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन। हमको दोनों में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लीस्ट डायमेंशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तो बड़े वाले को अपना आप कर जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रखना है बस। बाकी तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आगे जो मैंने कुछ क्वेश्चंस की है वो बाद में कभी काम आएगी नहीं, हम हमेशा इसी से काम चलाएंगे। तो ये मैं आपको ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे बता दूँ आपको शॉर्ट में क्या किया है। एक्चुअली जो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट होता है वो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एरिया में से स्टील एरिया घटा दो प्लस 0.67 FI इंटू ये सारा वही लिखा मैंने। अब इसको अगर खोलें ब्रैकेट को तो 0.4 FCK AG आएगा और यहाँ देखिएगा AC मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से 0.67 FI और यहाँ से 0.4 FCK AC कॉमन ले लिया है। और AC जो होता है वो नॉर्मली अपन मैंने कहा ना आपको 1% ले लेते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन में काम नहीं आएगा। डिज़ाइन में ये फॉर्मूले काम आएगा जो कोड में दिया गया है, तो अपन इसको ज़्यादा महत्व भी देंगे नहीं बाकी चीज़ों को। तो आप यहाँ तक ही ध्यान रखें, यहाँ तक ये वाला ध्यान रखें बस। इसके बाद हम सारे सवाल बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है सारे पॉइंट्स, ये कॉलम के लिए काम के हैं और जितनी भी टर्म्स काम आती थी कॉलम में वो मैंने आपको शॉर्ट के अंदर इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कंसर्न जो मैंने वीडियो बनाया उसके आधार पर कह रहा हूँ, जब भी मेरा कोई वीडियो देखते हैं आपको उसमें कोई समस्या हो आप मुझको इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ उसको समझाने में, ठीक है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।